हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास शुरू करने के पहले आप सभी को खुशखबरी दे दूं कि बच्चों यूपीएससी वाला हिंदी जल्दी से ही लॉन्च होने वाला है। बहुत जल्दी आपको इसकी जो खुशखबरी है वह मिलने वाली है। और आपकी जो ये टेंशन थी कि भाई इंग्लिश में या फिर बाइलिंगुअल में इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, हिंदी को बोर्ड पर नहीं लिखा जा रहा है, वो समस्या आपकी खत्म होने वाली है। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं पॉलिटी का एनसीईआरटी 8 और जिसमें कि हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लॉ। आई होप आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी, आपका बेसिक जो है वह काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। लेकिन हाँ, उसकी शर्त एक ही है कि आपको कंसिस्टेंसी जो है वो अपनी बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़कर क्लास लेंगे या फिर कुछ क्लासेस की कुछ नहीं की, इस तरह से रैंडमली अगर बच्चों पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीजें जो है जो टॉपिक्स है वे आपस में इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1, 2, 3 पर हम हैं। ठीक है, इतनी बुक्स हमें और पढ़नी है। और यहां पर बच्चों इसके पहले जो हम बात कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म, यहां पर हमने बात की कि भारतीय संविधान आखिर क्या है और एक सोसाइटी में संविधान की जो जरूरत है वह क्यों होती है। क्योंकि हमारे संविधान में अलग अलग तरह के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के उनके नियम है, उनकी प्रैक्टिस है, उनका धर्म है, रिलीजन है, उनके फेस्टिवल्स है, उनकी भाषाएं हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सभी साथ में कैसे रहेंगे, एक सोसाइटी में अगर रहना है कुछ तो ऐसे नियम हो, और बस यही नियम जो है बच्चों वो संविधान देता है ताकि सब शांति से रह सके। एंड देन हम अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म की जब हमने बात की कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म से अलग रहना। ठीक है, कोई धर्म का आधार ना होना, है ना, मतलब राज्य का जो आधार है वह धर्म नहीं होगा। और इसमें हमने इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है वह कैसे एक नकारात्मक, एक नेगेटिव एस्पेक्ट पर है, और इंडियन जो है वह कैसे हमने एक पॉजिटिव जो इसमें एस्पेक्ट चुना है, एक सकारात्मक अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, कि हमने एकदम से धर्म को दूर नहीं किया बल्कि हमने सभी धर्मों को समान माना, सभी धर्मों का समान संरक्षण। और फंडामेंटल राइट में 25, 26, 27, 28 में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो आपका फ्रीडम है आपका रिलीजन को लेकर उसका प्रोविजन किया है ना। चलो, अब हमने बच्चों लास्ट हमारी जो बात है वह पार्लियामेंट को लेकर हुई थी, संसद को लेकर हुई थी, कि जब हम संसद की बात करते हैं तो ये हमारे यहां एक लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी हो गई। क्योंकि बच्चों संसद जो है वह हमने चुना है। ठीक है, लोकसभा में जो लोग खड़े हुए थे उसे हमने चुना है, राज्यसभा में जो लोग गए उसे हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। हमने अपने एमएलए जो है वह चुने और उन एमएलए ने राज्यसभा के जो मेंबर्स है वह चुने। सो इन द लास्ट संसद जो है वह हमारे विश्वास, हमारी आस्था, क्योंकि एक लोकतंत्र में नागरिकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इस बात को हमने समझा। अगर आपने एक चैप्टर्स नहीं देखे बच्चों प्लीज देख लीजिए। अब आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि संसद जो है वह हमारे यहाँ लॉ मेकिंग के लिए सुप्रीम अथॉरिटी है। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जब हम सेपरेशन ऑफ पावर इन बिटवीन द गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स है, जो 3 अंग है, वन जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो यहां पर हमने देखा था कि जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, संसद इसका पार्ट है ना। और यहां पर हमने ये भी जाना था बच्चों कि पार्लियामेंट का मेन काम जो है वह क्या है, लॉ मेकिंग है। ठीक है, लॉ मेकिंग है। और अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लॉ की। जो लॉ है वह क्या होते हैं और किस तरह से इसको बनाया जाएगा उसकी चर्चा जरा यहां पर कम है। आगे जो अपकमिंग आपके स्टैंडर्ड जो बुक्स होंगे उसमें ये सारी चर्चा फिर से एक बार है। ठीक है, चलो। अच्छा, आप सोचोगे मैम साथ में पढ़ा दो। भाई ये साथ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो उनको एक साथ डायरेक्ट स्टैंडर्ड को पढ़ा देना, बेसिक को छोड़ देना, ये तो इनजस्टिस होगा ना। तो अगर आपने पढ़ रखा है बच्चों तब भी आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे का क्लास है और वो भी अपलोडेड है। ऐसा तो नहीं कि लाइव में आपका टाइम जा रहा है, अपलोडेड है। सो 1.5, 2.5 जितनी आपकी क्षमता हो स्पीड की उतने में सुन लो, लिख लो। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कल जुडिशरी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी कि जुडिशरी जो है वह आपको कंप्लीट तरीके से कराया जाए। ठीक है, एंड देन सोशल जस्टिस, मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों आपके सोशल जस्टिस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। चलो, तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3। अब देखो हम पढ़ क्या चुके हैं,
पढ़ना क्या है हमें, कौन से टॉपिक हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट, चूंकि आप सभी की डिमांड थी कि मैम 1-2 मिनट लास्ट क्लास का रिवीजन करवा दीजिए, सो लास्ट क्लास का क्विक जो रिवाइज है वह हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक शर्त आपसे इतनी है कि आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो आपको करना है, कि आप आज की क्लास में जब आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैम ने होमवर्क दिया। अच्छा, कई बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए है ना, कई बच्चों ने जो मैंने पूछा था वो सभी आपने बताए हैं कल की क्लास में। मैं बीच में आप सभी के जो नाम है वह जरूर लूंगी, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की। डेफिनेटली बच्चों, जिन सब ने भी आंसर लिखे उन सबके देखे गए हैं और आपने बहुत अच्छे से कोशिश की है, बहुत अच्छे से कोशिश की है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ उन स्टूडेंट्स को भी। तो देखो बच्चों की क्विक बिट्स की बात करेंगे, होमवर्क जो दे रही हूँ ये आपको करना ही करना है, और साथ में एक आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या जो लॉ है वह सभी के लिए लागू होंगे समान रूप से। लॉ कमीशन की हम बात करेंगे, ठीक है। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करने वाले हैं, जो 22वां विधि आयोग है, 22वां विधि आयोग, 22वां विधि आयोग जो है इसकी बात करने वाले। कौन है इसके अध्यक्ष, जल्दी से कमेंट करो। हाउ डू वी न्यू लॉ कम अबाउट, ठीक है, कि आखिर एक जो नया कानून है वह कैसे उसमें आता है, ऑपरेशन में आता है, कैसे उस पर जो काम है वह किया जाता है। और हम देखेंगे बच्चों कुछ ऐसे अनपॉपुलर लॉ होते हैं, ठीक है, अनपॉपुलर लॉ जिन्हें बदलने की जरूरत होती है। तो ये कैसे अनपॉपुलर हो जाते हैं जबकि भले ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, ठीक है। तो चलो इन सभी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। बट एक बार लास्ट क्लास हमने लास्ट में समझा था बच्चों कि संसद की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो हमने जाना था कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, आखिर लोगों का निर्णय जो है वह क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोगों का जो निर्णय है वह क्यों जरूरी है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का जो मतलब ही है लोगों का पार्टिसिपेशन, और अगर उन्हीं की भागीदारी नहीं होगी, उनके ही विचार, उनकी सहमति जो है वह नहीं होगी, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा के अनुरूप अगर लोगों का चुनाव नहीं हुआ जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए, तो फिर क्या फायदा है डेमोक्रेसी का। तो यहां क्या है कि अगर हम लोगों के निर्णय की बात करें तो इनका एक विश्वास, इनकी एक अभिव्यक्ति है पार्लियामेंट। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, हमने अपने एमएलएस को चुना, हमने एक जो निर्वाचन क्षेत्र था, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था, वहां से एक जो एमएलए है वह हमने चुना। आगे जाकर कैसे वह स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बनाएगा, फिर उसकी क्या भूमिका होगी सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, कैसे जो पूरी गवर्नमेंट है वह रन करेगी, कैसे गवर्नमेंट जो है वह लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। क्यों काम करेगी, क्योंकि लोगों ने आपको अथॉरिटी दी है कि आप जाइए लॉ मेकिंग कीजिए, ठीक है। लोगों ने गवर्न करने का जो शासन है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोगों का समूह जिसके पास अथॉरिटी है आपको गवर्न करने की, शासन करने की, है ना। तो ये क्या हो गया कि पीपल और उनके जो प्रतिनिधि है, अच्छा प्रतिनिधि क्यों, लोग सीधे क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ हमने जो डेमोक्रेसी का फॉर्म अपनाया वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष संसदात्मक व्यवस्था को हमने चुना है, ठीक है। और संसदात्मक व्यवस्था से याद कर लेना कि हमने ब्रिटेन की भी बात की थी कि ब्रिटेन में बच्चों पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो एक मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बताने के अलावा सब कुछ कर सकती है। बट इंडिया में जो पार्लियामेंट है उस पर कुछ मतलब कुछ लिमिटेशंस भी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, आपका फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, आपका जो रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखित रूप से आपने भारतीय संविधान रखा हुआ है ना कि आप इसी संविधान के अनुसार लॉ मेकिंग करेंगे, वो एक बहुत बड़ा आप पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वह इंपोज करता है, थोपता है। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट हो गया, आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये हो गया। एंड साथ में हाँ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि अगर जुडिशरी के द्वारा आपने जो लॉ मेकिंग किया है, अगर वह किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर फंडामेंटल राइट को कहीं से भी कम कर रहा है, उसका वायलेशन कर रहा है, तो फिर उसके लिए जुडिशरी जो है वह वर्क करेगी, है ना। और जुडिशियल जो है वह रिव्यू होगा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा और उसमें उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। चलो अब देखो, अगर जब पार्लियामेंट बन गई बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों जो हैं वह पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कि जब पार्लियामेंट बन गई तो नेशनल लेवल पर क्या गवर्नमेंट होगी उसका चुनाव करना इसका मुख्य काम होगा।
कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करना, निर्देशित करना, उसका मार्गनिर्देशन करना, ठीक है, चेक करना, ये सारे जो काम है वह होंगे। एंड लॉ मेकिंग करना, और लॉ मेकिंग का जो कैसे लॉ जो है वह बनेंगे, ठीक है, ये हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, तो हमने देखा कि हमने जिन लोगों को चुना वो भी है, इसके अलावा जो ऐसा वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व मेन स्ट्रीम में उतना ज्यादा नहीं है, हम वुमेन्स की बात कर ले, लोअर कास्ट की बात कर ले, अदर कम्युनिटीज की बात कर ले जो कि मेजोरिटी में नहीं है, उन सभी का भी प्रतिनिधित्व जो है वह हमारी राज्यसभा और लोकसभा में है। ठीक है, आया समझ में? इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अच्छा, एक और होमवर्क दिया था जो किसी बच्चे ने अब तक नहीं लिखा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? लिखो भाई, ठीक है, पढ़ लेना उसको। चलिए, आई होप बच्चों आपने पढ़ लिया हो, भले ही आपने आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लॉ, ठीक है, कानूनों की समझ। देखो, आपने जया जेटली कमीशन सुना? जया जेटली कमीशन काफी न्यूज में रहा पिछले साल। उसमें यह कहा गया था कि जब हम मेल और फीमेल की बात करते तो आपने ये कैसे सोच लिया, जया जेटली कमीशन सुना होगा बच्चों, ठीक है, देख लीजिएगा कि और इसने कौन कौन सी सिफारिश की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कानून की बात बताती हूं, ठीक है, कि मान लीजिए एक कोई बिल लाया गया या फिर चर्चा चल रही है कि भाई इसको जो है वह प्रॉपर कानून बनाया जाए कि जब हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, गर्ल्स की बात करें अगर हम, तो यहां पर आप कह रहे हो कि 18 साल जो है, 18 ईयर जो है, ये आपकी शादी की उम्र है, और वहीं आप मेल के लिए जो है वह 21 ईयर रख रहे हैं। तो क्या ये जो है वह दोनों को हम 21 या फिर दोनों को हम 18 नहीं कर सकते? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? और अगर ये जिसने भी डिसाइड किया है, ये जो कानून है, ये जो कानून बना फॉर एग्जाम्पल, तो ये आखिर किसने बनाया और किन आधारों पर बनाया? तो यहां पर कमीशन के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ये जो है वह दोनों की आयु जो है वह हम 21 साल रख सकते हैं। ठीक है, दोनों की आयु जो है वह 21 वर्ष कर देनी चाहिए। यहाँ पर महिलाओं को जो है वह कम मौका मिलता है। अगर 18 साल की उम्र में आपने शादी के लिए किया तो आपके जो करियर अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए जो एजुकेशन, जो एक सोशल अपॉर्चुनिटी है, वो खत्म हो सकती है। आप देखेंगे कि जितने लोग आगे मेहनत करना चाहते हैं या फिर जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है 25 से 30 ईयर के आसपास, अब देखेंगे अब शादी की उम्र अपने आप बढ़ रही है। कहां पर बढ़ रही है? शहरों में बढ़ रही है, जहां पर लोगों के पास करने के लिए और भी काम है, और भी अपॉर्चुनिटी है, तो वो शादी को सेकेंडरी समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो सकता है कि भाई वो 30 हो गए, ठीक है, मेल फीमेल डजंट मैटर, 30 हो गए, 35 हो गए, बट अभी भी उनका जो स्टेटस है वह अनमैरिड है। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वह बाकी और जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर करना चाहते हैं, क्योंकि एक सोशल लायबिलिटी, एक फैमिली जो प्रेशर है वह कहीं ना कहीं आपको इंगेज रख रहा है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं के लिए अवसर क्यों कम मिल रहा है, इसको भी 21 करो, कि यहां पर 18 के बाद 19, 20, 21, ये जो 2-3 साल होते हैं जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो एक मेंटल और आपका एजुकेशन जो स्टेटस है वो बढ़ सकता है। तो यहां पर क्यों कम मौका मिल रहा है? और ऐसा कोई रीजन भी नहीं है कि महिलाओं की जो उम्र है वो कम होनी चाहिए पुरुषों की ज्यादा, सिवाय इसके कि जो पुरुषों का जो एक आधिपत्य होता है ना वो बना रहे, है ना। तो यहां पर बच्चों ये एक लॉ हो गया। ठीक है, अब देखो कि ब्रिटिशर्स, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश का शासन था, उस वक्त बहुत सारे ऐसे जो नियम है वह बनाए गए थे, जिन नियमों को शायद बाद में कोई जो औचित्य है वह ना हो। क्यों? क्योंकि वह उनका जो रूल्स बनाने का तरीका था वह मनमाना था। फॉर एग्जाम्पल राजद्रोह अधिनियम की हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम रॉलेट एक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या उन्होंने जो नियम बनाए वो हमारे वेलफेयर के लिए थे, या फिर वो उनके आर्बिटरी थे, या फिर उनके जो मनमानेपन थे उसको बताते थे? तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक आर्टिकल बताती हूं, ठीक है, और वो जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 372। ठीक है, और अभी आपका चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी मैं आपको पृष्ठभूमि बता रही हूं। बच्चों आपको पता है आर्टिकल 372, पढ़ना जरा इसको, आपको समझ में आएगा कि हम क्यों पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, हम क्यों बाकी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। क्योंकि आर्टिकल जो 372 है ये कहता है कि संविधान के पहले जो कानून बने थे वो तब तक जारी रहेंगे जब तक कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक रूल की बात करें,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक रूल की बात करें जो कि है आपका राजद्रोह अधिनियम। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा कि कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से जो आर्बिट्ररी जो लॉ बनाए गए थे, ठीक है, जो सेडिशन के जो राजद्रोह के जो चार्जेस लगाए जा रहे थे, एग्जाम्पल है, आगे इसको बताऊंगी। ठीक है, तो राजद्रोह का जो अधिनियम बना 1870 में, और इस आधार पर किसी को भी पकड़ लिया जाता था अगर उसने आलोचना की है या सरकार का विरोध किया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स का विरोध किया है। तो बच्चों ये जो रूल था वह कैसे बना था, और इस रूल को ये देखो कि जब हम स्वतंत्रता मांग रहे थे, इस तरफ ब्रिटिश थे, इस तरफ इंडियन थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इस तरफ हम इस नियम का विरोध कर रहे हैं। इस नियम, जब ये नियम बच्चों यहां पर है, एक बार सोचना आप सभी इस बात को, एक तरफ हम इस नियम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उठ के इस तरफ आ गए और ये ब्रिटेन चले गए वापस और इंडियन यहां पर आ गए, बाकी जनता यहां पर है, बाकी पीपल्स यहां पर है, तब क्या हुआ, हमारे साथ तो ये रूल बना हुआ है, हमने इसको खत्म ही नहीं किया। तब क्या इसका औचित्य, इसका इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस जो है अभी है, वर्तमान में है इसका सिग्निफिकेंस, आप इसमें चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन हमने चेंज नहीं किया। आप देखेंगे बहुत, अब 1860, 1850 और बहुत सारे ऐसे 18वीं शताब्दी के जो नियम है कि जिससे हमारी पुलिस जो है वह चल रही है, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वह चल रही है, और इसलिए बार बार पुलिस रिफॉर्म की बात आती है कि आज भी जो ड्रेस कोड है, ठीक है, जो भी लाल पगड़ी है, जो भी शू है, जो भी वह बेल्ट वगैरह बांध रहे हैं, उन सभी, वो सभी ब्रिटिशर्स के समय से चले आ रहे हैं। अब उसमें चेंज हो जाना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे कि वही पगड़ी चल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, क्या अब इसमें चेंज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आर्टिकल 372 ये कहता है कि ऐसे नियम जो कि संविधान के पहले बने थे, ठीक है, जब तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा तब तक ये एज इट इज चलते रहेंगे। आप सोचिए ये एक इनजस्टिस, एक गलत तरीका है या फिर नहीं है। तो यहां पर क्या है कि आर्टिकल 372 में ऐसा लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दो एग्जाम्पल समझ में आए कि भाई जो रूल्स है वे क्या होते हैं, और जो आपके सेडिशन के जो चार्जेस थे, जो राजद्रोह था, कि पहले आपको लग रहा था कि नहीं गलत है, सबने उसका विरोध किया, लेकिन जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट बन गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने क्या किया, हमने उसमें चेंज नहीं किया, तो क्या जरूरत थी उसको रखने की, है ना। तो यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो बेसिकली बच्चों ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये आपको 3 बातें बताता है। डू लॉ अप्लाई टू ऑल, शुरू करते हैं। डू लॉ अप्लाई टू ऑल। अच्छा ये बताओ, क्या जो कानून है वो सभी पर लागू होंगे? जो कानून है वो क्या सभी पर लागू होंगे समान रूप से? क्या होगा इसका आंसर, यस और नो? डेफिनेटली यस, है ना, डेफिनेटली यस। क्यों सभी पर क्यों लागू होंगे? क्योंकि भारतीय संविधान ऐसे प्रोविजन करता है कि चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या फिर वहां पर काम करने वाली कांताबाई हो, उन दोनों पर समान रूप से जो संविधान है, जो उसके नियम है, वो लागू हो रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखो, अगर किसी ने कोई अपराध किया है, किसी ने कोई ऐसा काम किया है, किसी ने लॉ को वॉयलेट किया है, उल्लंघन किया है, उसे पनिश किया जाएगा, जो भी स्पेसिफिक रूल होगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, चाहे वह सिविल लॉ हो, चाहे वह क्रिमिनल लॉ हो। तो यहां पर क्या सभी पर लागू है? सेकंड, सब इस फर्स्ट हमें ये पढ़ना है, ठीक है, एंड सेकंड हमें इसमें पढ़ना है हाउ डू वी नीड लॉ कम अबाउट। ठीक है, नए कानून किस तरह बनते हैं। नए कानून किस तरह, अच्छा मैं आप सभी को, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं आपको एक राइटिंग टिप बताऊं। ठीक है, मैं आपको एक राइटिंग टिप बताती हूं कि आपके जिन बच्चों को लगता है कि मैम हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप ना हिंदी मीडियम में बता रही हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें ये अप्लाई होगा। आप इन 2 लाइनों को ठीक तरीके से जो खींचना है वह सीख जाइए। जैसे मैं लिखती हूं आवश्यक वर्ड, देखना आप लाइंस देखना आप, आपको पता होगा कि प्लेन पेपर पर आपको मेंस की आंसर राइटिंग करने का अवसर मिलता है यूपीएससी में, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर ले जाते हैं। बच्चों तब आपको क्या जरूरत होती है
कि मतलब जिन बच्चों को लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा राइटिंग जो है वह हमारी खराब हो रही है, वैसे अगर पढ़ने लायक है तब काम चल जाता है, लेकिन राइटिंग अगर अच्छी हो तो उसके आपके डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। एक बहुत अच्छा जिसने कंटेंट दिया हो, जिस स्टूडेंट है और उसकी राइटिंग एकदम एवरेज से भी बिलो है, उसको जो मार्क्स मिलेगा, और एक बच्चे जिसकी राइटिंग अच्छी है लेकिन उसने एवरेज लिखा है, शायद दोनों को बराबर मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर एक अच्छी राइटिंग का दिखने का एक कुछ तो बेनिफिट होता है ना, कि भाई चीज यहां पर अब जो कॉपी है वह आपकी अच्छी दिख रही है, तो जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। तो उसका माइंडसेट देखो, जहां आप नहीं हो, केवल आपकी प्रतिनिधि कौन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, एमएलए या फिर एमपीज या फिर पार्लियामेंट, अरे आपकी कॉपी, और उस कॉपी में क्या होगा वो आपको नहीं जानता, वो आपकी कॉपी को बस जान रहा है। वो कॉपी देख के ही समझेगा कि भाई आपने पढ़ा है, साल भर नहीं पढ़ा, आपने जो पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसका आप कितना जो लाभ है वो आप उस कॉपी में दे पाए हो। तो बेसिकली बच्चों आंसर राइटिंग के लिए 2 टिप, ठीक है, कि आपको एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना, कोशिश करना है कि जो आप मात्राएं लगाते हैं उस मात्राओं को ठीक करने की कोशिश करें। जो भी आप मात्राएं लगा रहे हैं, ठीक है, आ ऊ की एंड बाकी सारी चीजें, ठीक है, एक ही मात्रा है, तो ये सारी मात्राओं को ठीक से लगाना सीखो। थोड़ा सा एक इस पर आप वर्क कर सकते हैं। चलो बस इतना ही, ज्यादा नहीं बताना है उसमें मुझे। तो बच्चों नए कानून जो है वे किस तरह से बनते हैं, हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट। ठीक है, और फॉर इंग्लिश ये हो सकता है कि देखो जो आप ये वर्ड्स, जैसे कि मैंने न्यू वर्ड लिखा, ठीक है, तो कोशिश करो, जैसे कर्सिव हम बहुत जल्दी से जब लिखते हैं ना तब हम मिक्स लिख देते हैं कर्सिव में, कर्सिव भी आपकी ऐसी हो कि समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आपके जो वर्ड्स बन रहे हैं ना वो थोड़ा सा एक जैसे, बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपने एन यहाँ लिखा है, ई यहाँ लिख दिया, डब्ल्यू यहाँ लिख दिया। तो ये थोड़ा सा एक जो तरीका है आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि एक समान जो एक डिस्टेंस है ना वो बनी रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डू वी नीड लॉ कम अबाउट, कि आखिर नए कानून जो है वह कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो पार्लियामेंट है वो नए कानून बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव का अंग है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोगों के क्या सजेशंस हैं, लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उन सभी मामलों में उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा पार्लियामेंट को, और उसी आधार पर जो लॉ मेकिंग है वह करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बच्चों कि जब कभी कोई ऐसा, आपने बहुत ज्यादा कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा सोसाइटी में, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लीजिए कोई रेप का जो न्यूज है वह सुन लिया, तो उसके बाद विशाखा गाइडलाइन अप्लाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वहां से बोलती है कि भाई विशाखा गाइडलाइंस जो है वह आप अप्लाई करो, ठीक है, कि ताकि जो भी लोग हैं उन्हें राहत मिल सके, जो भी एंड जो दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। तो इसके लिए जो प्रॉपर एक मैकेनिज्म है उसको फॉलो किया जाए। अनावश्यक रूप से जो ऑलरेडी पीड़ित है उसको परेशान ना किया जाए किसी भी तरह के प्रश्न पूछकर। मतलब कोर्ट में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसको लेके थोड़ा सा सेंसिटिव और थोड़ा सा एक मानवीय जो तरीका है वो अपनाया जाए। तो ये सारी बातें जो है वह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डू वी न्यू लॉ कम अबाउट। ठीक है, अगर देखो लोगों में ऐसा असंतोष हो जाए कि नहीं नहीं भाई अब तो लोकपाल आना ही चाहिए, वो एकदम उतर आए, कई बार एग्जांपल दिया मैंने इसका, फिर गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है कि नहीं भाई लोग बहुत ज्यादा इस चीज को चाह रहे हैं, आपको लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंततः लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार है, और अगर लोग असंतोष हो गए वो नेक्स्ट टाइम आपको कहां रूलिंग पार्टी बनने देंगे। ठीक है, चलो, सो यहां पर 2 बातें होगी। और तीसरी यहां पर जो चर्चा है बच्चों, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो कि बन गया है, अनपॉपुलर है, ठीक है, कंट्रोवर्शियल है, तब क्या करोगे? अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, जो अलोकप्रिय कानून थे। अब जैसे इसमें कृषि कानूनों को ले लो, कृषि कानून बने, आपने देखा भाई कि कितना बवाल हुआ, आपने इस चीज को समझा, देखा, बहुत न्यूज में रहा, और उसके बाद अंततः सरकार को वो वापस लेने पड़ गए। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि अगर
जनता के शासन में जब जनता ने आपको अधिकृत किया है, आपको अथॉरिटी दी है टू मेकिंग लॉ, रिफॉर्म करो, अपडेट करो, लेकिन ऐसे मत बनाओ कि बहुत एक ऐसा जो आपके खिलाफ एक जो पूरा जन समूह है, जो लोग हैं, वो तैयार हो जाए कि नहीं भाई अब तो हम सरकार से लड़ेंगे और इस कानून को पारित करवा के रहेंगे या इस पर्टिकुलर कानून को हटवा के रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ये 3 बातें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट जो है सभी पर क्या कानून लागू होते हैं, डू लॉ अप्लाई टू ऑल। तो इसका क्या आंसर होगा कि सबसे पहले तो जब हम इसमें 2 कंडीशन की बात करेंगे। चलो न्यू स्लाइड ले लेती हूं, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं मैम ब्लैक में समझ में नहीं आता, तो जो नोट है आप व्हाइट बोर्ड पे बना दिया करो। चलो मैं व्हाइट बोर्ड पे नोट्स बना देती हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर बच्चों 2 कंडीशन देख सकते हैं जो आपके लॉ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम 2 कंडीशन देखें। एक तो हम ऐसी कंडीशन देखें जो कि हमारे यहां स्वतंत्रता के पूर्व थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या था बच्चों, 2 कंडीशन, एक तो हम एंशिएंट की बात कर ले और एक हम अभी की बात कर रहे हो, और उसमें जो लॉ जो अब तक पारित हुए अगर हम उसकी चर्चा कर ले, हमें एक बात की समझ हो जाएगी कि आखिर जो कानून है क्या वो सब पर लागू होंगे और जो कानून बने वो किस तरह के थे, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कि एक सर आप बहुत सारे न्यूज में ऐसा देखते होंगे कि भाई ये जो काम है वह किसी मंत्री मिनिस्टर के बेटे ने किया है, फिर किसी सरकारी अधिकारी के बेटे ने किया है, लेकिन उसे वो सजा नहीं होगी जो होनी चाहिए थी अगर वो काम किसी और ने किया होता तो, ठीक है। अगर वो काम कोई और करेगा, गरीब करे, कहते हैं कि भाई जो सजा है वह केवल गरीबों को होती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते उस चीज से निकलने के लिए, उनके पास पावर, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो क्या ये होना एक इनजस्टिस नहीं लगता आपको? डेफिनेटली है। तो क्या सबसे पहली बात तो यही होती है बच्चों कि क्या कानून सब पर लागू है, डू लॉ अप्लाई टू ऑल। तो इसमें देखो कि अगर कानून के उल्लंघन का मामला हो तो स्वतंत्र भारत में, चूंकि हम एक बहुत 200 वर्षों से ज्यादा की जो गुलामी है वह झेल चुके थे, स्वतंत्र भारत में एक बात तो तय थी कि वहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी सोसाइटी के लिए जो लॉ निर्धारित करने थे, जो कानून निर्धारित करने थे, उस वक्त संविधान सभा ने जो चीजें निर्धारित की, तो काफी सारे ऐसे मतलब सत्ता के दुरुपयोग की आशंका थी कि जो अथॉरिटी है हो सकता है वह गलत तरीके से लॉ मेकिंग करे, तो यहां पर निरंकुशता और उसके मनमानेपन पर क्या करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि स्वतंत्र भारत में सत्ता का मनमाना जो इस्तेमाल है वह ना हो, इसके लिए लॉ मेकिंग करना। इसकी हेडिंग क्या है, चलो मैं फिर से लिख देती हूं इसको, क्या था आपका, डू लॉ अप्लाई टू लॉ अप्लाई टू ऑल। तो यहां पर 2 बातें हम समझेंगे, ठीक है। एक तो एंशिएंट और दूसरा स्वतंत्र। तो चलो अगर मैं पहले आपसे एंशिएंट की बात कर लूं कि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तब उस वक्त में कैसे चीजें जो है वह चलती थी एंशिएंट। तो बच्चों पुराने लॉ की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो कम्युनिटी है, अलग अलग जो क्षेत्र है, उनके अलग अलग नियम होते थे। जो मान लीजिए किसी जगह की एक पंचायत टाइप की कोई बॉडी थी, कोई अथॉरिटी थी, कोई इंस्टीट्यूशन था, उसने अपने अकॉर्डिंगली जो लॉ है वह बना लिए, उसने कास्ट पर आधारित जो लॉ है वह बना लिए, और कास्ट बेस्ड लॉ में उसने क्या किया कि मान लो एक ही कानून, एक ही जो अपराध है वह हुआ है, मान लीजिए कहीं किसी ने चोरी की है, लेकिन अगर वो चोरी किसी लोअर कास्ट वाले ने की है तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी, और अपर कास्ट वाले ने की है तो उसको वो चीज हो सकता है माफ हो। तो यहां पर क्या है कि अगर एंशिएंट लॉ में क्या था कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज थे ना, उनके जो नियम है बच्चों ये ओवरलैप करते थे, ठीक है, ओवरलैपिंग लोकल लॉ, और एक ही मुद्दे पर कई ऐसे नियम थे। जैसे मान लीजिए केवल चोरी का मुद्दा है तो उस पर कई एक से ज्यादा जो नियम है वह अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहां पर ओवरलैपिंग थी कि मान लीजिए एक ही कोई पर्टिकुलर मुद्दा है और इसी मुद्दे पर कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसी सजाएं हैं जो दी जा सकती हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग लोकल लॉ। और इसके अलावा बच्चों जो अलग अलग समुदाय थे ना, उनने अपने अलग अलग ऐसे पंचायतें टाइप की और अलग अलग जो रूल बुक है वह बना रखी थी, ठीक है। तो डिफरेंट कम्युनिटी एंड डिफरेंट ऑटोनॉमी, अलग अलग इनकी स्वायत्तता थी, डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ये अपनी इस स्वायत्तता को भाई एंजॉय करते थे।
कि ठीक है हमारे पास नियम बनाने का अधिकार है, और हम कैसे नियम बनाएंगे, हम कास्ट बायस्ड होकर नियम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, एक ही अपराध के लिए अगर अपर कास्ट है तो उसको कम सजा दी, और जो लोअर कास्ट है उसको ज्यादा सजा दी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि अभी तक जब जम्मू कश्मीर जब तक 370 नहीं हटा था, ठीक है, जब तक आपकी जो धारा 370 है ये नहीं हटी थी, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, और जम्मू कश्मीर की जैसे इंडियन पेनल कोड है ना, भारतीय दंड संहिता है, जो कि जो भी भारत में अपराध होते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या सजा है, उस सब का प्रोविजन करता है। लेकिन ये आईपीसी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट उसका नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में थी बच्चों एक रणधीर संहिता, ठीक है, रणवीर मत लिख लेना बच्चों, रणधीर संहिता थी, ठीक है। और ये जो रणधीर कोड था ना, इसमें इस बात को डिफाइन किया गया था जम्मू कश्मीर में कि आप जिस तरह की सजा, जिस तरह का आप अपराध करेंगे उसमें जो लिखा होगा उसी अकॉर्डिंगली आपको जो सजा है, जो पनिशमेंट है वह दी जाएगी। रणधीर संहिता थी। हालांकि 370 जब हटा तो यहां पर भी आईपीसी अप्लाई हो गया। जब 370 हट गया बच्चों, तब यहां पर भी जो इंडियन पेनल कोड है इसके हिसाब से सजा, जो पनिशमेंट और बाकी चीजें थी उसका इंप्लीमेंटेशन होने लगा। तो एंशिएंट लॉ ऐसे थे कि ओवरलैप कर एक ही मुद्दे पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कानून बने हुए हैं, ठीक है, और यहां पर जो सजा है उसी हिसाब से हो रही है, अलग अपने अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से। कुछ ने जाति के आधार पर कर लिया, जाति के आधार पर क्या किया कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी। और ये माना जाता था कि जो लोअर कास्ट का व्यक्ति है ना, ये तो भाई नेचर से ही अपराधी है, ठीक है। ये जो जैसे हम किसी गरीब व्यक्ति को देख ले, हमारी टेंडेंसी तुरंत चेंज हो जाती है। हो सकता है उससे आपको डर लगे, घबरा जाए, आपको लगे कि भाई ये तो अपराधी है, इसके पास पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा छीन के भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच्चों, आपकी ये जो टेंडेंसी है ना, मतलब ये जो एक सोसाइटी की, चलो सॉरी आपकी नहीं, जो सोसाइटी की बच्चों जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, मानसिकता क्या होती है कि आपने क्या किया। अब वही बात होगी, याद करो जब हमने विविधता की बात की थी, प्रेजुडिस की बात की थी, डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप हो जाना, कि आपने एक मानसिकता बना ली कि जो गांव के लोग हैं, जो रूरल, जो विलेज के लोग हैं वो कैसे हैं, उनको टेक्निक्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, वो टेक्निकली बहुत ज्यादा खुद को अपडेट करना पसंद नहीं करते। तो ये आपकी यही टेंडेंसी देखो यहां बन गई। जैसे कि आप जब अंग्रेजों के आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, उसमें देखेंगे अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे उसमें पर्टिकुलर जो जनजातियां थी, जो ट्राइब्स, उनको अपराधी ही घोषित कर दिया कि ये तो है ही अपराधी, मतलब। और इस तरह के नियम लाएगा कि अगर इस कम्युनिटी के व्यक्ति ने अगर ये कम्युनिटी का व्यक्ति और यहां पर रह रहा है तो इसने ही अपराध किया होगा, थोप दिया सीधा। तो ये इस तरह के जो रूल्स बने वो क्या थे। तो यहां पर क्या था बच्चों, इस एंशिएंट लॉ जो है उसमें अपर एंड लोअर कास्ट को लेकर सेम अगर काम किया है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें उनको जो पनिशमेंट है वह दी जाती थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट। लेकिन बच्चों जब कॉलोनियल पीरियड आया तब जो चीजें हैं वह थोड़ा सा, इस मामले में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण किया, ठीक है। और ये यूपीएससी ने भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है वह आधुनिकीकरण का फादर था, ठीक है। तो एंशिएंट लॉ हो गया। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, गलत हालांकि ये भी करेंगे, लेकिन अगर ये हो कि हमें प्रशासनिक तरीके से या फिर लॉ के मैटर में किसने एकीकरण किया, किसने इंटीग्रेटेड जो लॉ है वह बनाए। देखो इनके द्वारा कुछ अच्छे काम किए गए, कुछ बुरे काम किए गए, बुरे ही किए गए, अच्छे काम तो क्या ही कहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि अच्छे काम जो है वह बहुत कम थे, और लेकिन उसमें एक पॉजिटिव मैनर ये था कि आप देखिए, आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपकी जो सोच है, यूपीएससी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या लॉर्ड डलहौजी जो है वह आधुनिक भारत का जनक था, तो आपको उसमें हाँ भी लिखना पड़ेगा, ना भी लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा एक निष्पक्ष होकर, एकदम न्यूट्रल होकर कि हाँ भाई इसने ये काम किया, जो सही है जो सही है, जो गलत है तो गलत है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया बच्चों कि उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो कि बहुत ज्यादा गलत थे, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसे काम किए कि सारे जो स्थानीय, जो ये लोकल कानून थे ना, ये जो लोकल लॉ थे, इन सबको हटा दिया। और यहां पर एक इंटीग्रेशन लॉ, क्योंकि जैसे कि रेल चलाना इन्होंने अपने उद्देश्य से चलाई थी, है ना। ब्रिटिशर्स ने कहा, सोचा था कि चलो ठीक है, हमारा जो माल है वह गांव गांव तक पहुंचेगा, गांव की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत की जो ताकत है वह गांव था। कहा भी जाता है कि भारत के गांव केवल दो चीजों के लिए खुला करते थे, एक तो लोहा और दूसरा नमक। लेकिन अंग्रेजों ने उस चक्र को तोड़ दिया,
अंग्रेजों ने उस चक्र को तोड़ दिया, अपनी नीतियों से गांव की आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सारी चीजों को अप्लाई करके उनसे इतना ज्यादा टैक्स ले लेके एकदम गरीब बना दिया कि पश्चिम बंगाल जैसा, जहां पर जो 40% उस वक्त विदेशी निर्यात में रहा होगा बच्चों, वो वहां पे कंगाल, मतलब एकदम भुखमरी, 3 ऐसे अकाल आए, लगभग 3 से 4 लाख जो लोग हैं वह खत्म हो गए। इस तरह की उन्होंने जो व्यवस्थाएं थी वो खत्म कर दी। ठीक है, तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि एक तरह के जो लॉ है वो पूरी जगह पर अप्लाई कर दिए कि भाई इतना जो एरिया है इस पे महालवाड़ी होगा, इतना जो एरिया है इस पे रैयतवाड़ी, जमींदारी, ठेकेदारी, इस्तेमारी व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्थाएं क्या थी? तो इन लोगों ने अब जैसे रेल चलाई, ये व्यवस्थाएं की, तो कहीं ना कहीं इनका भी नुकसान हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कोलोनियल। इसी की हम बात करें, समझ में आया? थोड़ा सा हिस्ट्री का टच हो गया, हम इसको पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया ना। तो बच्चों कॉलोनियल पीरियड में ये जो लॉ थे ना, ये थोड़े से क्या हो गए, परिपक्व हो गए। ये इनको थोड़ा सा परिपक्व है ना, इनको इवॉल्व कर दिया गया, इनको इवॉल्व कर दिया गया, और इनको जो इंटीग्रेशन के हम कह सकते हैं, इनको एक तरह से इंटीग्रेटेड तरीके से लाया गया, एकीकृत किया गया कि अब ये जो लॉ है ना, यही लॉ सबके लिए होगा। डजंट मैटर कि वह किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, तो सभी के लिए जो है वह चीजें सेम होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए ही घातक हो गया था बाद में जाके। ठीक है, क्योंकि पहले जो भारतीय बटे हुए थे ना, अलग अलग कम्युनिटी, डिफरेंट उनकी स्वायत्तता, अलग अलग लोकल लॉ ओवरलैप हो रहे थे एक दूसरे को, उन चीजों से वो निजात पा गए। अब कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के लिए अहितकर हो गया, क्योंकि हमने का वैसा यूज कर लिया, अंग्रेजों के ही खिलाफ कर लिया। तो बच्चों इवन ब्रिटिशर्स जिन्होंने कानून के शासन को भारत में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, लेकिन इन्होंने ही आर्बिट्रेटरी जो लॉ है, जो मनमाने तरीके हैं, वो अपनाए। तो अच्छा, एक इसको याद रख लो, ये मैं लाइन ही लिख देती हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स की बात करें, वो इंट्रोड्यूस द, देखो क्या होता है कि एक समय के बाद आप जो सुना हुआ है वह भूल जाते हैं, पीडीएफ आपके पास रहेगी, है ना, तो कुछ चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखा होना सही है। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत में कानून का जो शासन है ना बच्चों, इनके द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने भी कई ऐसे नियम बनाए जो कि मनमाने थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक तो ये हो गया, सेकंड देखो कि इन्होंने कई मनमाने नियम बना दिए, मनमाने कानून। आर्बिट्रेटरी लॉ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजद्रोह का अधिनियम, राजद्रोह कानून, कि अगर आपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोला या विरोध किया तो आपको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ठीक है, और इसमें कहा गया कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टिंग, क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता था, कोई ट्रेल नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो ये था बच्चों राजद्रोह कानून। तो इन्होंने, जिन्होंने कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही जब इंट्रोड्यूस किया गया है कि भाई कानून का शासन होगा, एकीकृत किया गया, और उन्होंने ही क्या किया, कानून की जो ये व्यवस्था थी उसको एक तरह से खत्म कर दिया। इसके आगे देखो बच्चों कि जब एक और जो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो मैं बाद में बता रही हूँ, जैसे जो फर्स्ट में दिया, आप सोचेंगे कि मैम ने वो वाला पॉइंट छोड़ दिया, भाई छोड़ा नहीं है, लेकिन पहले जरूरत थी कि आपको बीच वाले पॉइंट से पढ़ाए तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि एंशियंट लॉ क्या थे, कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, फ्रीडम के बाद जो है वह क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कि भाई हमने भी कानून के शासन को अपनाया, और ऐसा कोई भी नियम जो कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ हो या फिर सोशल वेलफेयर के लिए ना हो, ऐसे नियम नहीं बनाए जाएंगे, लोगों की राय ली जाएगी, इस तरह से जो नियम है वह बनाए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही सत्ता का चूंकि मनमाना इस्तेमाल ना हो, इसके लिए रूल ऑफ लॉ को हमने अपनाया। ठीक है, याद रखना कि चूंकि जो सत्ता थी, समझ तो गए थे, वही हो गया कि भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो यहाँ पर
जब कॉलोनियल पीरियड से गुजर चुके तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे एंड जो हमारे यहाँ उस वक्त अथॉरिटी थी नियम बनाने के लिए, जैसे हम अपनी संविधान सभा की बात करें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके द्वारा काफी रूल्स। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना, हमारी जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी, वो लेजिस्लेटिव थी या फिर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी या फिर दोनों थी? कमेंट कीजिए। तो यहां पर बच्चों क्या था कि इन्होंने सोचा कि भाई डेफिनेटली जो मनमाना तरीका है, आर्बिट्री जो लॉ है, यहां भी बन सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों? रूल ऑफ लॉ को अपनाया, कानून के शासन को अपनाया। और कानून की नजर में जो है वह सभी व्यक्ति समान होंगे। नो वन कैन अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, चाहे वह भारत के राष्ट्रपति हो या फिर उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हो, कोई भी जो व्यक्ति है वह कानून के ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो, रूल ऑफ लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वह क्या है, और आर्टिकल 14 जो है वह कितनी व्याख्या इसकी करता है, इस पर भी जो चर्चा है बच्चों वह हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। जब साइड हो रही हूं तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द रूल ऑफ लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Rule of law means that all law apply equally to citizen of the country and no one can above the law. And second one is neither the president of country is above the law and are treated equally all circumstances without any exceptions, without any exceptions. ठीक है, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। ना तो देश के राष्ट्रपति कानून से ऊपर है और ना ही, और वो बिना किसी अपवाद के उनके साथ सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अगर ऐसा लिखा होता ना, हम फिर भी मान लेते एक बार कि चलो ठीक लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है और ना ही राष्ट्रपति कानून के ऊपर, यहां तक तो बात जो है वह डाइजेस्ट करने वाली थी। लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान देना बच्चों, अगर यहां पर यह लिखा होता ना कि ना तो देश के जो राष्ट्रपति है वह कानून के ऊपर है, अगर केवल इतनी लाइन लिखी होती ना, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, ठीक है, आधी बात सही है। लेकिन आधी जो यहां पर बात लिखी हुई है ना, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्शंस की बात की थी, याद करो आर्टिकल 361 पढ़ा चुके हो ना, आर्टिकल 361। तो यहां पर हमने क्या किया था बच्चों, जब आपने समानता की बात की थी तब मैंने आपको एडवांस जो है वह जोड़ा था एडवांसमेंट के लिए आर्टिकल 361, और इसमें कुछ ऐसे स्पेशल जो प्रिविलेज हैं वह हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को दिए गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जो स्टेट के गवर्नर जो राज्यपाल है, इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, विशेषाधिकार मतलब कि आप पर किसी भी तरह से जो कोई चार्ज है वह नहीं लगाया जाएगा जब तक आप उस पर्टिकुलर पद पर है। क्यों? आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा ये इसलिए नहीं किया जाता कि हमें उस व्यक्ति को बचाना है बच्चों, पद की महिमा है ना, जो वो पोस्ट है ना उसकी गरिमा है, उसकी गरिमा है, और यही एक कारण है कि हम अपने इस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते। आप देखो कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा राज्य जो बिना राजा के हो, उस पर कोई दूसरा जल्दी से कब्जा कर लेता था। तो यहाँ पर इस पद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी कारण इसमें एक हायरार्की ऑलरेडी सेट है कि अगर अभी हमारे जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं या फिर जो कोई भी जो भी प्रेसिडेंट है, अगर वो आश्वस्त हो गए या फिर किसी और कारण से अपना पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तब क्या होगा, उनकी जगह कोई और होगा, वाइस प्रेसिडेंट उस चार्ज को लेगा। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब भी उसके बाद व्यवस्था की गई है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उसकी जगह होंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर उस वक्त नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि ये तीनों नहीं है, तब प्रेसिडेंट पर कौन होगा? तो जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है, ठीक है, वो उस पर होंगे। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं होंगे तो फिर एक हायरार्की पूरी बनी हुई है कि उसके बाद ही होंगे। ऐसे 7-8 जो हायरार्की हमने ऑलरेडी जो है वह सेट कर रखी है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 361 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जो काम कर रहे हैं, जो निर्णय दे रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, उनके लिए किसी भी कोर्ट में वो जवाबदेह नहीं है। कोई भी कोर्ट उनसे स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। आम आदमी से तो मांगा जा सकता है, तो ये एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ? आम आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल एंड जो सिविल जो भी मुकदमा है वो चलाया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन गवर्नर के खिलाफ नहीं। तो ये अपवाद हो गया ना। अब आप सोचेंगे कि अगर कानून की समानता है, कहां से लिया हमने कानून की समानता?
ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश ओरिजिन है। और वहीं कानून का समान संरक्षण की जब हम बात करेंगे वो हमने कहां से लिया, अमेरिका से। तो बच्चों यहां पर हम जब कानून की समानता की बात करेंगे तो आर्टिकल 361 जो है ये इसका अपवाद है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें इक्वल ट्रीटमेंट सभी सर्कमस्टांसेस में नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट कौन सा हो गया बच्चों, केवल पहला वाला करेक्ट हो गया, है ना, कि रूल ऑफ लॉ का जो मतलब है कि सभी नागरिक जो है वह समान है। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ लेना, इसको होमवर्क रहा आपका। देखो जो मैं होमवर्क देती हूँ ना एकदम बस जान छोड़ के एकदम याद किया करो, रट्टा मारा करो, सोचा करो कि आज का मेरा ये टास्क है कि मैम ने जो इररिलेवेंट होमवर्क तो मिल नहीं रहा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर एकदम बच्चों याद किया करो, सीरियसली, बहुत सीरियसली लिया करो इस चीज को। अब देखो कि मैं 3 बातें आपको बता देती हूँ कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में आखिर हमारे में शामिल क्या है आर्टिकल्स में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहली बात तो ये ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है, हमने जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अनरिटन है वहां से इसको अपनाया है। तो इसमें बच्चों जो फर्स्ट है इसका अर्थ क्या है, सबसे पहला तो इक्वलिटी का मतलब होता है विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, एब्सेंस, एब्सेंस एनी प्रिविलेज। सेकंड होता है इसमें कि इक्वल सब्जेक्शन फॉर ऑल पर्सन, सभी विधियों से समान जो व्यवहार है लोगों के साथ किया जाएगा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन। साधारण विधि जो है वो सभी से समान व्यवहार करेगी। और तीसरा बच्चों इसमें शामिल है कि कोई भी व्यक्ति जो है कानून के ऊपर नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। नो वन कैन अबव द लॉ, नो वन कैन अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा अपवाद हो, कोई ऐसी परिस्थिति सर्कमस्टांसेस हो, तो जो देश की राष्ट्रपति है और जो गवर्नर है इन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। सो आर्टिकल 361 क्या है बच्चों, आर्टिकल 361 अपवाद है, एक्सेप्शन है। आ गया ये क्वेश्चन समझ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे साइड होती हूँ ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और मैंने जो अपने ये क्वेश्चन सेट कर रखे ना बच्चों, याद रखना है कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यूपीएससी से टच करते हैं, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और हम समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ो जरा। देखो जब हम रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि जो रॉलेट एक्ट था इसने कितनी तबाही मचाई, ठीक है। और इसके बाद जो ये 13 अप्रैल को होता है अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और जनरल जो डायर था, ठीक है, कैसे ये दाखिला उसमें लेता है और उसके बाद बिना किसी को चेतावनी दिए अंधाधुंध जो गोलियां है वह चलवा देता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बहुत कम लोग मारे गए थे, लेकिन संख्या हजारों में थी। तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट की बात हो रही है। आपसे 2 स्टेटमेंट पूछे हैं और आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द रॉलेट एक्ट अलाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सस्पेंड हेबियस कॉर्पस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसकी अनुमति नहीं देता, निलंबन कर दिया। इन वेस्ट बंगाल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट वर कैरिड, ठीक है, आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में इस अधिनियम का विरोध किया गया। आप सभी को समझ में आ रहा है कि गलत इसमें क्या है? क्या लिखा हुआ है बच्चों? पश्चिम बंगाल लिखा है, तो ये पश्चिम बंगाल था या फिर पंजाब? डेफिनेटली, है ना। सो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब चूंकि आपसे करेक्ट पूछा था, 1 ओनली। अच्छा एक बात सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आज आप सभी को एक और होमवर्क है, और ये जो आपका होमवर्क है बच्चों, जो भी रिट दी हुई है ना वो आपको तैयार करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिट तैयार करोगे, ये आज का आपका होमवर्क हो गया। अब आगे देखो बच्चों कि यहाँ पर एक शब्द आता है हैबियस कॉर्पस, ये एक रिट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ
रिट हम कह तो रहे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? रिट का मतलब होता है बच्चों अ लीगल ऑर्डर, एक लीगल ऑर्डर, ठीक है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो जारी करती है, अ लीगल ऑर्डर। ये आपको कुछ करने के लिए भी कह सकता है और कुछ ना करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। सो रिट का क्या मतलब है? रिट का मतलब है अ लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू एंड और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने एंड कुछ ना करने के लिए आपको कहता है। और ये जो लीगल ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 226 है, ठीक है, 226, 226। अब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब हुआ? हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो वर्ड है ना, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है, हैबियस कार्पस का जो मीन है, जो मतलब है, इसका मतलब होता है सशरीर किसी को प्रस्तुत करना। जैसे कि आप देखते हैं कि कोर्ट में जो है वह व्यक्ति को प्रेजेंट किया जाता है, केवल डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं, उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। अब ये किसके अगेंस्ट प्रस्तुत किया जाता है? ये किसके खिलाफ? ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। किसके किसके खिलाफ हैबियस कार्पस जो है वह जनरेट किया जा सकता है? क्या केवल जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके लिए, सार्वजनिक जो संस्थान है केवल उनके लिए हैबियस कार्पस हो सकता है, या फिर जो प्राइवेट या इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है? तो याद रखना ये दोनों के खिलाफ इस रिट को जारी किया जा सकता है। अब देखो मेन बात ये है, हो सकता अब तो ऐसी और मतलब अगर मैंने ये आपको बताया कि ये जो रिट है वह दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, तो हो सकता है कुछ ऐसी रिट भी हो जो दोनों के खिलाफ ना जारी की जा सकती हो, केवल प्राइवेट व्यक्ति के लिए खिलाफ हो, या फिर केवल जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, जो कि सरकारी संस्थान है या फिर जो कि सार्वजनिक संस्थान है, उनके खिलाफ जारी की जा सकती हो। पॉसिबिलिटी है ना। तो एक आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है, होमवर्क में बढ़िया सा एक लिस्ट, एक टेबल बनाओ, उसको याद करो कि ये रिट है। और हाँ, एक बात और बता दूं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भले नेसेसरी ना हो कि आप हिंदी में जान लेना, लेकिन है ना। और लेकिन बच्चों आप जरूर इंग्लिश में उसका जो अर्थ है वह जाने कि अगर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ रहे हो, हैबियस कार्पस पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने और बाकी आप पीसीएस एग्जाम में जब देखेंगे उसमें लिखा हुआ होता है कि इसका जो इंग्लिश के इसके लिए इंग्लिश टर्म क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा हैबियस कार्पस। किस किस के अगेंस्ट होगा? तो याद रखना बच्चों, ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी जारी किया जा सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो, प्राइवेट एंड इंडिविजुअल, ठीक है, दोनों के खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 332 है। एंड यही जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, ये क्या है बच्चों? आपका आर्टिकल 226, 226, ठीक है, 226। अब देखो रॉलेट एक्ट में इसे जो है वह इसका निलंबन कर दिया गया था, ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। और इसके खिलाफ आप देखेंगे कि महात्मा जो गांधी हैं, ठीक है, इन्होंने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और एक असली रूप जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का तभी गांधी जी ने देखा था, क्योंकि इसके पहले गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों से, युवाओं से ये अपील की थी इंडियन से कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे, है ना। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने क्या किया था बच्चों कि इसका जो विरोध किया। अच्छा, इसको देखो ब्लैक, काला कानून भी कहा गया था। काला कानून क्यों कहा गया था बच्चों? काला कानून कहा गया था क्योंकि ये बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था, ठीक है। ना तो आप इसमें अपना कोई जो वकील है वह कर सकते थे, ना ही आप इसमें कुछ दलील दे पा रहे हो, और ना ही कोई कहीं पे कोई अपील जो है, कोई अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो है वह इसके खिलाफ नहीं था। अगर लग गया तो लग गया, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, राजद्रोह के आधार पर थोड़ा सा भी अगर शक है ना तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, 13 अप्रैल का जो 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो इसी से संबंधित था। इसी के बाद इसी में
के चलते जो सत्यपाल हैं, सैफुद्दीन किचलू हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये जो है इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। और फिर जब लोग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला जो बाग है वहां पर जब इकट्ठे होते हैं, यूपीएससी पूछती है क्यों इकट्ठे हुए थे, तो वो वैसे कहा जाता है कि वैशाखी का त्योहार मनाने के लिए हुए थे, लेकिन बात ऐसी हो गई कि वो इस सभा में इसकी भी चर्चा करने लगे। और वहां पर केवल एक ही जो गेट है, आप जो बच्चे जानते हैं उसकी कहानी, ठीक है, केवल एक ही गेट था और यहाँ पर बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर आता है। आप देखेंगे कि जो मूवीज कई बनी हुई हैं इस पर, है ना, जिसमें इसको फिल्माया गया है, आप देखना उसको, हालांकि मूवीज कुछ ज्यादा बताती हैं। चलो आगे चलते हैं। और अभी तो भाई जो मूवी बनी है ऊधम सिंह, आप उसमें देखेंगे कि ये जो जनरल डायर है जब ये वापस चला जाता है, उसके बाद ऊधम सिंह ने कई वर्षों के बाद जाकर ब्रिटेन में इसको मारा, ठीक है। चलो आइए थोड़ी सी रीडिंग करते हैं बच्चों। अंडरस्टैंडिंग लॉ। Law is a system of rules created and enforced by a country or community to regulate the behavior and action of its member. तो लॉ का मतलब क्या होता है कि किसी कम्युनिटी के लिए, किसी सोसाइटी में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो लोग हैं, उनके बिहेवियर को क्या करना, उनके बिहेवियर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, उसके लिए लॉ क्या है, एक सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। आप मैरिज के लिए एंड और भी जो आपने क्रिमिनल और आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सभी के लिए अलग अलग जो लॉज हैं वह बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पेसिफाई हम करें कि एज ऑफ मैरिज, जैसे रिसेंटली मैंने आपको बताया कि भाई जो जया जेटली कमीशन है वो कहता है कि इसका कोई आधार नहीं है साइंटिफिक कि आप लड़कियों की उम्र 18 रख रहे हैं एंड मैरिज के लिए आप लड़कों की जो मिनिमम जो एज है वह आप 21 रख रहे हैं, दोनों को सेम कीजिए। और उसके पीछे एक रीजन उन्होंने दिया कि वुमेन्स जो लड़कियां हैं उन्हें अवसर मिलना चाहिए उस 18 से 21 वर्ष की उम्र में सेल्फ इंप्रूवमेंट का, ठीक है, एम्पावरमेंट का, बाइंग और सेलिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है। और पार्लियामेंट इज द बॉडी टू रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ। लास्ट हमने देखा था, हमने जाना था कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 3 जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन से अंग है और उसमें जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव जो विधायिका है, इसका काम है विधि निर्माण करना। और हमारे यहाँ जो विधायिका है कौन है बच्चों, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ मेकिंग करना, अपडेशन करना, ठीक है, लॉ मेकिंग करना, जो पुराने नियम है उनको हटाना, लॉ का अपडेशन करना, ये सारे इसके काम है। और हमारे यहाँ जो लॉ है बच्चों, ऑल लॉ अप्लाई इक्वली, सभी लॉ जो है वह सभी पर समान रूप से लागू होंगे और किसी पर भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वह कास्ट, जेंडर या धर्म को लेकर नहीं किया जा सकता। कि एक जो लॉ है आपने रिलीजन के बेस पर आप कहे कि इस रिलीजन का व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो इसको ये जो पनिशमेंट है वह कम होगी या ज्यादा होगी, भाई आप ना जेंडर और ना ही आप कास्ट बायस्ड हो सकते हैं। तो जो नियम है उसके बारे में 2 बातें और कि ये सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे और किसी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 को याद रखना, आर्टिकल 15 भी इसकी बात करता है। अच्छा एक बात सुनो, पार्लियामेंट के अलावा क्या कोई और ऐसी बॉडी है जो ये काम करती हो? डेफिनेटली है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में बुराई नहीं है, आपको करंट अफेयर इन सब में पढ़ना होता है। रिसेंटली लॉ कमीशन में आप देखेंगे कि हाल ही में जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ऋतुराज अवस्थी हैं, इनको 22वें विधि आयोग जो 22nd लॉ कमीशन है ना बच्चों, इसको इन्हें क्या किया गया, चेयरपर्सन जो है वह बनाया गया। तो भारत का विधि आयोग आप देखेंगे, ठीक है, भारत का विधि आयोग जो देखेंगे, विधि और न्याय मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो विधि आयोग है वह काम करेगा। अब देखो अगर मैं इसके नेचर की आपसे बात करूं कि ये एक इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या होगा कि ऐसी जो विधियां है ना इसके बारे में क्या करना, विधि संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को सुझाव देना। और अभी तक अगर हम ये देखें कि कितनी रिपोर्ट्स दे चुका है, ठीक है, ये सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि 277 अभी तक ये जो रिपोर्ट है वह दे चुका है। अब यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि विधि आयोग की जो 270वीं रिपोर्ट है या फिर 72वीं रिपोर्ट है, ये कौन सी, किससे संबंधित थी, किस विषय से संबंधित थी? तो मेन इसका उद्देश्य क्या होगा बच्चों, एक एडवाइजरी, एक सलाहकारी बॉडी है, ठीक है। अब देखो एडवाइजरी वर्ड लिख दिया, सलाहकारी है, एडवाइजरी है, इसका मतलब क्या है, क्या अगर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया
कोई भी नियम कि भाई इस नियम को खत्म कर दो, ये बहुत ज्यादा इररेलेवेंट है, बहुत समय पुराना हो गया, इसको हटा दो। तो क्या अब ये सरकार पर मैंडेटरी हो गया कि बाइंडिंग हो गया, बाध्यकारी हो गया? नहीं, क्योंकि एडवाइजरी है ना। तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आएगा। द लॉ कमीशन अंडरटेक रिसर्च एंड लॉ एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। तो आप देखेंगे कि ये मेन रिसर्च करने का काम करता है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो भी विधियां बन रही हैं उस पर सुझाव देने का काम करेगा। तो ये सारे जो काम है वह लॉ कमीशन करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वह हम समझते हैं अबाउट डिपार्टमेंट। ये आप देखेंगे लॉ कमीशन का ही ये पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हम समझते हैं। सबसे पहली बात देखो कि ये जो कमीशन है वह नॉन स्टैट्यूटरी है। चलो इस वर्ड को हम समझते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड। कभी भी पढ़ो ना तो सीधी लाइन याद नहीं करनी, नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होगा। तो अभी तक हमने समझा था कि जो अथॉरिटीज है, ठीक है, वो कई तरीके की हो सकती है, उनका नेचर जो है वह स्टैट्यूटरी होगा, ठीक है। वैधानिक, वैधानिक, वैधानिक का मतलब क्या होगा कि जिसे मान लीजिए कोई एक्ट लाकर, वैधानिक कब होगी? कोई एक्ट के द्वारा हम इस बॉडी को लेकर आए, हम इसकी स्थापना करें, स्टैट्यूटरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने कॉन्स्टिट्यूशन सुना होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात करेंगे मतलब आपके संविधान में इसका कहीं पर वर्णन किया गया है। जैसे कि हम निर्वाचन आयोग की बात कर लें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, निर्वाचन आयोग, ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है? डेफिनेटली है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक है ना, संवैधानिक, लेकिन इसका जो नेचर है वह नॉन स्टैट्यूटरी है। भारत सरकार के एक आदेश, जैसे आप नीति आयोग की बात करें, क्या नीति आयोग को कोई एक्ट लाया गया? नहीं, वो भी आप देखेंगे कि भाई भारत सरकार के आदेश के द्वारा उसका पारित जो है वह किया गया। तो यहाँ पर बच्चों नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया कि ना तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही किसी एक्ट के द्वारा इसको लाया गया, बल्कि भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा इसको पारित किया गया कि लॉ जो बन रहे हैं या फिर जो ज्यादा पुराने होगा उसको रिव्यू करने के लिए एक आयोग होना चाहिए, और इसके लिए लॉ कमीशन। अब तक 22 जो अभी 22वां लॉ कमीशन है, जिसका कि आप देखेंगे 3 ईयर के लिए इसका गठन किया जाता है, 3 साल के लिए इसका जो टर्म है वह होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी जो आपका 22 जो 22वां विधि आयोग है, 22 आपका जो लॉ कमीशन है, चेयरमैन आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। 21वें के कौन थे बताइए जरा। तो बच्चों 22वां जो आपका विधि आयोग है ना, याद रखना है कि ये जो है 3 ईयर के लिए होगा, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, कब से? 2020 से, 2020 से, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एक रिपोर्ट बताती हूं कि ये जो एक रिपोर्ट थी 270, ये रिपोर्ट कहती है 270 रिपोर्ट जो है ये बच्चों मैरिज से संबंधित थी, और इसमें यह कहा गया कि अनिवार्य क्या मैरिज का जो अनिवार्य पंजीकरण, क्या जो रजिस्ट्रेशन है वह होना ही चाहिए। आप देखेंगे कि इंडिया में जो मैरिज है वह क्या है, एक सोशल, आप कहेंगे कि एक सामाजिक रूप से उसकी मान्यता ज्यादा है, इसलिए तो अरेंज मैरिज अभी भी आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा उसकी मान्यता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की, अगर मैरिज जो है हमारे एक तरह से सोशल जो इन्वॉल्वमेंट है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो फिर क्या इसका आपको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? तो 270 जो रिपोर्ट है उसमें इस बात को लेकर व्याख्या की गई। अब देखो एक रिपोर्ट और आती है, उसमें यह कहा जाता है कि क्या जो पुरानी विधियां हैं जिस पर कि संशोधन नहीं हुआ है, क्या उनको हटा देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की वह आती है। अब देखो जब हम मर्सी पिटीशन की बात करेंगे या फिर हमने इसके पहले बात की थी राइट टू डाई, हाँ, तो राइट टू डाई के बारे में भी जब एनेस्थेशिया की बात की थी, एक्टिव और पैसिव, तो वहां पर भी लॉ कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स थी। तो बच्चों ये सारे जो लॉ है इस पर रिसर्च करता, इस पर रिव्यू करता जो है वह कौन है? ये लॉ कमीशन है। तो लॉ कमीशन क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी। आया समझ में, ठीक है, कि ये जो है इसे गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो है वह कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है इसमें आएगा, ठीक है, लीगल अफेयर्स विद अ डेफिनेट टर्म ऑफ रेफरेंस टू कैरी आउट रिसर्च फील्ड
आप देखो, आपको क्या याद करना है कि ये जो है रिकमेंडेशंस करेगा, ठीक है, रिसर्च करेगा, और ऐसे जो भी नए लॉ बन रहे हैं उसको रिव्यू करना, जो पुराने हो गए उनको हटाना, अपडेशन का काम करना, ये इसका काम होगा। अब तक ये जो लॉ कमीशन है वह 277 रिपोर्ट दे चुका है बच्चों। 277 जो रिपोर्ट्स है वह अब तक ये प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है। तो ये बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब देखो, मान लीजिए कि आपका जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा ये कहा गया, लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन आप देखेंगे, ठीक है, उसमें कहा गया कि भाई राज्यों की जो हिस्सेदारी है फाइनेंस में उसे कम कर दो, और उसका जो 1% कम करोगे वह जम्मू कश्मीर के बेटरमेंट के लिए दे दो, जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट होना है उसके लिए दे दो, क्योंकि हाल ही में इसको जो यूटीज है वह बनाया गया है, इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की जो बातें हैं वह यूपीएससी पूछ लेता है। तो लॉ कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करंट अफेयर में जो भी रिपोर्ट्स, जो भी अथॉरिटीज, जो भी इस तरह के कमीशन है, उनकी क्या रिपोर्ट्स, क्या सजेशंस है, वो भी चीजें आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो कि आर्टिकल 271 रिपोर्ट है ना, 270 इससे संबंधित थी। अब देखो 271 रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स का पढ़ने नहीं बैठ जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है ना। तो आर्टिकल 271 जो रिपोर्ट है ये ह्यूमन डीएनए प्रोफाइल के बारे में थी, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइल को लेकर थी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था? तो अगर हम ये देखें बच्चों, फर्स्ट लॉ कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वतंत्रता के पहले बना था लॉर्ड मैकाले। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड मैकाले, ठीक है, की अध्यक्षता में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो 1955 में स्वतंत्र भारत में बना था, ठीक है, विधि आयोग पहला। और यहां पर सीतलवाड़ा, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर जो सीतलवाड़ा थे उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रहेगा सीतलवाड़ा। चलिए, समझ गए आप सभी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटस ऑफ लॉ बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखो ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ते हैं कि पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग लोकल लॉ थे, स्थानीय रूप से जो स्थानीय जो मुद्दों के लिए लॉ बनाए जाते थे, नियम बनाए जाते थे, एक ही मुद्दे पर कई कई नियम है। और ये जो नियम है डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वे एंजॉय कर रही थी अपनी अपनी ऑटोनॉमी को, अलग अलग मुद्दों पर कास्ट के अकॉर्डिंगली जो है वह बना रही थी। क्या कास्ट बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप पनिशमेंट दे रहे हो, जो लोअर कास्ट है उसको कम ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी ये टेंडेंसी है, सोसाइटी का उस वक्त ये मानना है कि ये जो कास्ट वाला व्यक्ति है, लोअर कास्ट वाला जो व्यक्ति है, चूंकि ये ज्यादा जरूरतमंद है और ये जो है इसने ज्यादा इंटेंशन के साथ जो चोरी है वह की होगी, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड की जब हम बात करेंगे तो बच्चों चूंकि इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया, लेकिन आगे वही बात हो गई कि भाई जो हिटलर है वह क्रांति पुत्र भी कहा जाता है, क्रांति को खत्म करने वाला, क्रांति हंता भी कहा जाता है। ये वर्ड हिंदी यूज होते हैं, क्रांति पुत्र, क्रांति हंता, कि मतलब किस तरह से उसने रेवोल्यूशन को शुरू भी किया और उसको मार भी डाला रेवोल्यूशन को, है ना, कि खुद ही वो डिक्टेटरशिप एकदम निरंकुशता में आ गया। The system of law began to evolve during the colonial period. It's often believed that British colonialists introduced the rule of law. कानून का शासन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत में एक इंटीग्रेशन में और इस तरह के जो लोकल अफेयर्स थे, लोकल जो लॉ थे, इनको खत्म करना, इनको जो ओवरलैपिंग था उसको खत्म करने में ब्रिटिश जो है वह बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, और रूल ऑफ लॉ जो है वह इनके द्वारा ही भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन however this claim has been refuted बाय मैनी हिस्टोरियंस, बहुत सारे इतिहासकार थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसको रिफ्यूज करते। उन्होंने ये कहा कि चूंकि कॉलोनियल में जो रूल्स बने थे वे बहुत ही ज्यादा आर्बिट्रेटरी थे और बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से लगाए गए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राजद्रोह, सेडिशन एक्ट और रॉलेट एक्ट, दोनों पर ही हमने चर्चा कर ली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों कि अगर हम रोल ऑफ इंडियंस इन इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, अगर हम ये देखें कि जो भारतीय थे ब्रिटिशर्स के समय जब हम उपनिवेश थे उस वक्त में उनका क्या रोल था, तो सबसे पहले कि जो भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या कहा गया था, वो फाइट कर रहे थे समानता को लेकर कि हमें समानता चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर वह लोग इनसे लड़ रहे थे, ठीक है। याद रखना है आपको ये सारी बातें कि शुरुआत में जो है वह क्या कर रहे थे,
इनके द्वारा ये कहा गया था कि भाई इक्वालिटी जो है वह होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, सेट ऑफ रूल होना चाहिए जिसे हम पालन कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं वो कैसे हो, उनमें न्याय जो है वो जरूर होना, ठीक है। वो लॉ जो है वह कैसे होने चाहिए, वो आधारित हो लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। अब देखो लॉ को लीगल प्रोफेशन कब, जैसे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सेशन, किसी भी कोर्ट आप चले जाओ, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी छोटे से छोटे कोर्ट आप चले जाओ, आप देखेंगे वहां पर आपको बहुत सारे जो वकील है वह दिख जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे आप वहां पर देखें। तो ये लीगल प्रोफेशन कब आया, ब्रिटिशर्स के समय से आ चुका था, ठीक है। आप देखेंगे कि एंड ऑफ द जो 19th सेंचुरी थे बच्चों, यहां से शुरू हो गया था इज एज अ लीगल प्रोफेशन। और आप देखेंगे कि भाई कितने लोग जो है वह अभी आप LLB एंड बाकी जो डिग्रीज है वह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो मेन रोल था वह क्या था, दे बिगन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियंस। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। आप कहते हैं कि जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, या फिर जो भी लॉ बनते हैं जुडिशरी में, जो भी इनकी किताब है, जो भी कानून है, उनको भी एक तरह से वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहे तो जो भी उसमें सेक्शंस है, जो भी उसमें चीजें लिखी हुई हैं, वो अपने वही समझ पाते हैं चीजों को, एंड वो उसको अपने अनुसार भी जो व्याख्या है वह कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि बच्चों हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने जब अप्लाई किया, हमने इसको पारित किया, हमने इसको लागू किया, तब ये क्या हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हमने सारी चीजों को फॉलो किया। इसमें कानून का शासन, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, कानूनों का समान संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को जो है स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, इन सभी बातों की हमने व्यवस्था कर ली, ठीक है। चलो, और लॉ बनाने के लिए कौन है, ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट, ठीक है। तो लॉ मेकिंग के लिए वही कि आपका जो पार्लियामेंट है ये करेगा आपके रूल्स मेकिंग का काम, ठीक है। और इसका रूल्स मेकिंग के अलावा चाहे अपडेशन का काम हो, पुराने नियमों को हटाने का काम हो, अपडेशन का काम होगा, लॉ अपडेशन का यही करेगा, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉ। देखो एक जो लॉ है वह आखिर किस तरीके से बनेगा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट है इसका प्राइम रोल होगा लॉ मेकिंग करने के लिए, ठीक है। और प्राइम रोल तो होगा बच्चों, इसके अलावा आखिर ये इन तक ये बात पहुंचेगी कैसे कि ये जो लॉ है, ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, इस पर लॉ बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो इस चीज को लेकर आवाज बुलंद करती है। चाहे आप टीवी पर देख लें, चाहे आप रेडियो में सुन लें, आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स देख लें, ठीक है। आप तो सोशल मीडिया वन ऑफ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, सोशल मीडिया पर जो बात चल रही है, जो लॉ मेकिंग के लिए जो बात उठी है, वो तो डेफिनेटली आगे तक पहुंचनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि पार्लियामेंट का रोल है ना, पार्लियामेंट। और यहीं पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा कि क्या अब जो प्रेशर ग्रुप्स है गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली नीतियां बना रही है, तो इसे कहां से कनेक्ट कर दिया। और जो ये प्रेशर ग्रुप थे बच्चों, ये कौन थे, जैसे आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब देखो जैसे LGBTQ की जब हम बात करेंगे, जब बहुत ज्यादा उन्होंने डिमांड की, मुद्दा उठाया, और भी बहुत सारे जो धारा 377 है उसको हटाने का मुद्दा हो, ठीक है। और जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें उसका मुद्दा हो, डाउरी एक्ट की अगर हम बात करें उसका अपडेशन हो, या फिर उसमें कोई ऐसा वीक पॉइंट हो जिससे जो अपराधी है उसको ज्यादा लाभ मिलता हो, तो इन सभी चीजों को खत्म करने का जो काम है वह भी किया गया, ठीक है। तो देखो बच्चों पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा रोल है। अगर मान लो कोई ऐसा मुद्दा है कि लोग उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, देखो विशाखा गाइडलाइंस की याद कर लो कि अगर कोई ऐसा रेप कांड हो जाता है कि सभी का मन जो है उससे खराब हो गया, आप देखेंगे कि भाई कैंडल लाइट जो मार्च है वह हो रहा है, अखबारों में रोज आ रहा है, सोशल मीडिया पर वही छाया, यूट्यूब पर वही वीडियोज है, वही रील्स है, हर जगह वही है। अब ऐसे में गवर्नमेंट को खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में अब मोनार्की तो है नहीं भाई कि राजा है सूली पर भी चढ़ा दो कोई पूछेगा नहीं। डेमोक्रेसी में क्या होगा कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, आपने जो नियम बनाए हैं, आप उसको डिफेंड करने के लिए, आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप अकाउंटेबल है, क्योंकि लोगों ने आपको चुना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा फेस की जा रही है, तो यहां पर क्या होगा कि पार्लियामेंट उसके लिए सेंसिटिव हो और उस पर जो नियम है वह बनाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट उस पर नियम बनाएगी। तो यहाँ पर कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई पार्लियामेंट जो है वह लॉ मेकिंग के लिए
पार्लियामेंट जो है ये लॉ मेकिंग के लिए काम करेगा, लेकिन ये लॉ मेकिंग के लिए काम कैसे कर रहा है कि जो सेंसिटिव इस तरह के इश्यूज है इसको उठा रहा है, जिससे कि ग्रुप इन सोसाइटीज ने रेज किया था डिफरेंट जगह से, ठीक है। चाहे हम रेडियो की बात कर ले, चाहे हम टीवी की बात कर ले, सोशल मीडिया, भले ना लिखा हो अब हर जगह सोशल मीडिया अपडेशन कर लेना, ठीक है। सोशल मीडिया को हर जगह लिख लेना बच्चों, सोशल मीडिया हो, ठीक है। तो इन सब से जो पार्लियामेंट है, जो लोग हैं उन्हें पता, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें पता चल जाता है कि लोग जो है वह कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर लॉ मेकिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ द सिटीजन, सिटीजन का क्या है कि भाई लोगों की जो आवाज होती है, समझ चुके ना हम इस चीज को, चाहे वह किसी भी तरीके से उठाए, लोगों की जो आवाज है वह वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचती है और तभी ये सारी चीजें जो है वह प्रॉपरली फंक्शन में आ पाती है। अब एक और मुद्दा बचता है बच्चों, जो कि है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। हो सकता है कि कोई ऐसा नियम जो है वह बन गया हो कि जो आपको लग रहा है कि ये लीगल है, ये वैध है, संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन जो है लोगों को लग रहा है कि सही नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे नियम देखेंगे, हो सकता है कई, जैसे आप पेपर 4 में जब पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर 4 में आप पढ़ेंगे बच्चों एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में, कि मान लीजिए एक नियम है, एक रूल है, ठीक है, पर यहां पर ये दो तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि क्या इसके एथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, और क्या ये लीगल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक व्यक्ति जो है, कोई एक महिला आ गई और आपकी स्टडी में इस तरह की बातों को सुनते हैं, ठीक है, उसे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप उसको देख रहे हो कि बहुत ज्यादा नीडी है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तब आप क्या करोगे? आप उससे ये कहोगे कि आप जो है वो जो लीगली डॉक्यूमेंटेशन है, आप जब तक वो नहीं करोगे, आपका ये परमिट नहीं बना है, आप जो है इसमें नॉमिनेटेड नहीं है, तो अभी आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। जबकि आप देख रहे हो कि हो सकता है अगर उसका लाभ जो है उसको ना मिले, वो शायद सरवाइव ना कर पाए, ठीक है, शायद उसकी जो लाइफ है जो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो। तब आप क्या, किस चीज को फॉलो करोगे? आपकी जो एथिक्स है, अगर आप उसको सीधा लाभ दे रहे हो तो फिर आपको प्रॉपर एक आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो जो कि आप देख सकते हैं कि भाई वो रूल के खिलाफ है कि आप उसकी डायरेक्ट हेल्प कर दे रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक जो इथिकल वैल्यूज है वो उसमें समझ में आ रही हैं कि भाई अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो ये जो है वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आएगी, आप उसकी पर्सनल हेल्प करोगे। तो हो सकता है कि कोई भी नियम, जब ऐसे कई लॉ होते हैं, जैसे कि आप धारा 370 आप 370 किससे संबंधित है आप देख लेना एक बार, है ना। तो बच्चों इस तरह से कई ऐसे जो एक्ट है, हाँ, जैसे आप चलिए खैर मैं बाद में बात करती हूँ इस विषय पर। तो कोई एक्ट ऐसा हो सकता है जो कि सही हो, ठीक है, लेकिन सोसाइटी उसको ना माने। अच्छा, इसमें एक हम दहेज की बात करते हैं, चलो ये ज्यादा समझ में आ जाएगा बच्चों। अगर दहेज प्रथा को निषेध करने के लिए एक्ट लाया गया कि ठीक है भाई इक्वलिटी की बात करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1980-1990 में सबसे ज्यादा जो महिलाओं के लिए हिंसा हो रही थी वो दहेज को लेकर हो रही थी। टीवी, फ्रिज, कूलर, यही सारी चीजें थी, दहेज था, है ना, मेन चीज था भाई पैसा था। तो आज भी जो है वह चल रहा है, आज भी दहेज चल रहा है, बट ठीक है अब लोग उतना नहीं मांग रहे हैं या फिर उस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों को अब डर हो गया कि एक कानून बन चुका है। लेकिन चूंकि ये कानून तो बन गया, लेकिन क्या सोसाइटी ने इसको स्वीकृति दे दी है? तो कानून में उस चीज का बन जाना या फिर हट जाना और समाज उसको स्वीकृति दे दे, बोथ आर डिफरेंट, दोनों चीजें अलग अलग है। तो दहेज के लिए भाई सरकार ने तो कह दिया कि निषेध है, आप लेना देना नहीं करेंगे। आप ही कुछ सोचो, लव मैरिज को या फिर जो भागकर शादियां हो रही, कोर्ट मैरिज हो रही, उनको अगर आप छोड़ दो, आपको नहीं लगता कि शादी की व्यवस्था खाने की बात में होगी, पहले सारी दहेज की व्यवस्था कर ली जाती है कि हमें कौन सा एसी देना है, कौन सा हमें सोफा सेलेक्ट करना है, कौन सा हमें बाकी जो आइटम है वह सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट ने भले इस चीज पर बैन लगाया हो, निषेध लगाया हो, लेकिन अभी भी सोसाइटी में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सोसाइटी की मान्यता है, ठीक है। अब देखो आप हिंदू उत्तराधिकार जो आपका संशोधन, हिंदू सक्सेशन एक एक्ट हम पढ़े थे ना पहले, तो जब हमने देखा था उसमें, उस एक्ट में जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे थे कि यहां पर क्या है कि अभी तक जो संपत्ति थी उसमें केवल पुत्रों को अधिकार था, केवल जो बॉय है उसे ही अधिकार है, केवल जो मेल है उसे ही अधिकार था, लड़कियों को अधिकार नहीं था। लेकिन जब संशोधन उसमें होता है, हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है, और उसमें ये जो जेंडर बायस्ड जो प्रोविजन है उसको हटा दिया गया कि अब लड़कियों को भी समान अधिकार मिलेगा।
उसमें तो हो गया, लेकिन क्या सच में दिया जाता है? मांग के देखना कभी, शायद हो सकता है कि भाई जिन लड़कियों की शादी हो गई हो, अगर वो ऐसा क्लेम कर दे कि मुझे आधी प्रॉपर्टी दे दो, जो लोग खुशी से दे रहे हैं वो बात अलग है, हो सकता है कि भाई वो कह दे तो उसका भाई उसका घर आना ही बंद कर दे, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा समाज में होता है, सोसाइटी में होता है, क्योंकि लड़के को ये टेंडेंसी उसके दिमाग में पहले से पता है कि बाप का जो सारा पैसा है, जो सारी संपत्ति वो उसकी है, लड़की का उसमें कोई अधिकार नहीं, बहन का उसमें कोई अधिकार नहीं है ना। अगर लड़के इस बात को सुन रहे हो तो उन्हें भी अधिकार देने का थोड़ा अपनी जो मानसिकता है उसको बदले बच्चों। तो यहां पर क्या है कि हो सकता है कोई ऐसा रूल बने, आप देखो जब पेपर 4 में या फिर 2 में कभी आंसर राइटिंग करते हो लॉ मेकिंग को लेकर, या सोसाइटी से कभी उसको जोड़ते हो इन सारे नियमों को, आप इन सभी बातों को उसमें लिखें। तो आपका जो एक सोचने का नजरिया है ना बच्चों, वो 360 डायमेंशन होना चाहिए, कि आप उसका एक सोशली एस्पेक्ट भी आप ये भी देख पाओ कि भाई उसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या है, उसके सोशली कंसिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिक्वेंसेस क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप उसको जोड़ पाओ, आपकी वही आंसर राइटिंग जो है वो बहुत अच्छा आंसर माना जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि भाई कोई लॉ हो सकता है कि जो कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन क्या है आगे लोगों ने आवाज उठाई, तो फॉर एग्जाम्पल कृषि कानून, उसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको क्या किया बच्चों, हटा दिया गया। अनपॉपुलर था क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि जो ये नियम बना है वो उसकी इंटेंशन सही नहीं थी, है ना, वो जिस भावना के साथ गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया वो सही नहीं था, लोगों को वो नियत में नहीं समझ में आई, भले ही वो नियम जो है वह लीगल हो लेकिन इंटेंशन सही नहीं था, तो अंततः वो गलत था। और यही इंटेंशन का मुद्दा आप पेपर 4 में पढ़ते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने किसी काम को इंटेंशनली किया है कि भाई मुझे इसका बुरा करना है, तो वो उसके लिए अपराधी है, लेकिन अगर उसने इंटेंशन के साथ नहीं किया है, उसकी वो भावना नहीं थी, तब वो फिर इनोसेंट है ना, लेकिन काम तो उसने सेम ही किया है। इंटेंशन का फर्क है, जो सोचना है ना उसका फर्क है कि आपने किस भावना से किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जब पेपर 4 पढ़ोगे तो उसमें आप देखते हैं बच्चों की एक केस स्टडी में आप देखते हैं इंटेंशन को अगर समझाना हो कि आप कुएं पे बैठे हुए थे या फिर कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी पहाड़ पर बैठे हुए हैं, आपने अपने दोस्त को मजाक में धक्का दिया, सच में चला गया वो, तो क्या आपकी इंटेंशन थी? और यही दूसरी बात, आप किसी साजिश के तहत किसी को कहीं ले जाए, वहां से उसको धक्का मारे, फिर उसकी डेथ हो, दोनों चीजें काम सेम ही हुआ है कि अंततः वो व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद आपकी इंटेंशन में तो फर्क था कि नहीं था। बस वही बात है बच्चों कि अगर ऐसा लगता है कि इंटेंशन सही नहीं है तो फिर यहां से जो पब्लिक है वह प्रेशर बनाएगी, पार्लियामेंट को उस चीज को चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर मेंस का क्वेश्चन जो है वह इसीलिए यूपीएससी ने पूछा था आपसे। आई बात समझ में? ये था आपका क्वेश्चन आंसर और आज का आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई थिंक आप लॉ को समझ पाए होंगे और बाकी क्वेश्चन से भी, बाकी जगह से भी आप कनेक्ट कर पाए होंगे, बाकी सब्जेक्ट से भी कनेक्ट कर पाए होंगे। और अगर अब आपको आंसर राइटिंग करनी होगी तो समटाइम्स ये होता है ना बच्चों, हमें समझ में नहीं आता मैम आंसर राइटिंग में क्या लिखे। मैं कई ऐसे कमेंट देखती हूँ, आपको लगता है शायद कि मैम जिक्र नहीं करी तो कमेंट नहीं देगी। कमेंट आप सभी के देखे जाते हैं बच्चों, सभी के कमेंट्स मैं देखती हूँ, डोंट वरी, टीम देखती है, कंसीडर करती है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट करने का पूरा प्रयास किया जाता है यूपीएससी वाला की तरफ से। सो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर चूंकि हम बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक को एडवांस से कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी करंट अफेयर में चीजें हैं उसे भी कनेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लॉ कमीशन की बात की थी, एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन आपके लिए जरूरी था, लॉ की बात कर रहे थे तो लॉ कमीशन की भी बात होनी चाहिए, है ना। तो इसको भी आपको देख लेना है बच्चों, पढ़ लेना है, और भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में देख लेना। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, है ना, मिलते हैं अब हम कल की क्लास में। तो बच्चों कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहे, निरंतरता जो है वह अपनी बनाए रखें, है ना। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो ज्यादा स्लो बूंद वाली बारिश होती है ना, वो ज्यादा देर तक जो है धरती सोखती है ना। मूसलाधार बारिश होगी, सारा पानी बह गया, क्या मतलब। तो एक दिन आपने पढ़ लिया कि भाई 20 घंटे पढ़ लिया, इकट्ठे 30 घंटे की सिटिंग लगाऊंगा एक दिन में, 24 घंटे में से 30 घंटे पढ़ूंगा, वो वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ अपने जो एक अपना आपको जो टाइम टेबल जो शेड्यूल बनाना है उसमें आपने 4 to 5 आवर्स अगर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दे रखे हैं, अपने आंसर राइटिंग के लिए दे रखे हैं, अपने एमसीक्यू सॉल्व के लिए दे रखे हैं, ठीक है। तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। हो सकता है कि 8 दिन या 15 दिन में ऐसा समय आए जब आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो रही पढ़ाई, तब ठीक है 1-2 दिन का ब्रेक लो, लेकिन वो ब्रेक एकदम से ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से आपकी लिंक जो है वो पढ़ाई से टूट जाए। कम समय दो, या फिर कभी रिलैक्स हो, आपके जो भी एक्स्ट्रा आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप अपना कोई मान लीजिए कोई बैडमिंटन खेलता है या फिर किसी की और कोई हॉबी है, सिंगिंग, कुकिंग एंड बहुत सारी हॉबीज हो सकती है,
उन सभी चीज़ों में आप समय दें, कहीं घूमने जाएं, ट्रैवलिंग करें। लेकिन एकदम जो पढ़ाई की आपकी स्टडी के लिए, यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है 1 से 1.5 साल है, कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं अपने कल की क्लास में। सो सभी बच्चे जुड़े रहिए, एंड जो भी बच्चे यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए सो बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम कल की क्लास में।